जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए हम इंग्लिश के प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और ये 5वीं वीडियो है। हमारा टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करने का, जिसमें कि पूरे क्वेश्चंस हमारे सही होने चाहिए एंड आई होप आप सब करेंगे भी। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितने भी क्वेश्चन सही करते हैं लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए। इससे एक सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप होगा और आप में और ज़्यादा डेवलपमेंट के चांसेस और भी ज़्यादा स्कोप्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आप एक दूसरे के स्कोर्स देखते हो कि मेरे अभी कम है या मेरे और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की अभी इसमें गुंजाइश है, तो उससे और भी ज़्यादा बेहतरी की तरफ आप आगे बढ़ोगे। फिलहाल तो ये 5वीं वीडियो है और इसके पहले 4 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये वाला जो टेस्ट है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 21 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, 21 फरवरी 2024 को शिफ्ट 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये वो वाला पेपर है। इसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस है। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, दी एस्पिरेंट्स 27 नाम से है। ज्वाइन कर लीजिए, टाइमली अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। और डेली जो जीएस की क्विज़ है, डेली चैप्टर वाइज क्विज़ वहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। वहाँ से आप जीएस की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चैप्टर वाइज मैं वहाँ पे क्विज डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ अटेम्प्ट करिए और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स तो आपको मिल ही जाएंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। ब्लैंक ऑप्शन है, लिखा हुआ है ईच अदर्स हैंड्स अदरवाइज यू विल फॉल। ऑप्शंस है कैरी, कीप, क्लैप या होल्ड। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ो अदरवाइज गिर जाओगे। तो उसके लिए सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, होल्ड। तो होल्ड ईच अदर्स हैंड्स अदरवाइज यू विल फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इट्स टू सी हाउ द मूवी स्टार एक्टेड इन रियल लाइफ। तो ऑप्शंस में क्या क्या है? डिसअपॉइंटेड, हैज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट या फिर डिसअपॉइंटिंग। तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे इट इज लगा हुआ है। ठीक है, जब इट इज यूज हुआ है तो डिसअपॉइंटेड तो होगा ही नहीं। ठीक है, डिसअपॉइंट भी नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब है। और हैज डिसअपॉइंटेड, जब इज ऑलरेडी लगा हुआ है तो हैज डिसअपॉइंटेड का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। तो जो रियल सेंस है वो निकल के आएगा ऑप्शन डी से, डिसअपॉइंटिंग। तो डिसअपॉइंटिंग यहाँ पे वर्ब की तरीके से नहीं, नाउन के तरीके से यूज हो रहा है। नाउन में भी क्या, जो एक जिरंड होता है, जिरंड क्या होता है? नाउन प्लस आईएनजी की फॉर्म जब होती है और वो नाउन के तरीके से जब यूज होगा, यानी कि अगर कोई वर्ब वर्ब आईएनजी की फॉर्म में है और वो एज अ नाउन यूज हो रहा है तो उसको जिरंड बोलता है। सो इट्स डिसअपॉइंटिंग, इट्स डिसअपॉइंटिंग टू सी हाउ द मूवी स्टार एक्टेड इन रियल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सिनोनिम बताना है। तो दैट यंग वुमन हैज अ टेंडेंसी टू डेट मेन हु आर सिमिलर टू हर फादर। तो टेंडेंसी का क्या मतलब होता है? जब हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति की टेंडेंसी ऐसी है, तो टेंडेंसी का अर्थ होता है सिंपल सा, किसी चीज के प्रति रुझान या प्रवृत्ति, है ना, झुकाव। तो ऑप्शंस आर एपैथी, इनएक्टिविटी, इंडिफरेंस या फिर प्रोपेंसिटी। अगर हर एक ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं तो एपैथी क्या होता है? एपैथी का मतलब होता है किसी चीज के प्रति कोई भी फीलिंग ना होना। ठीक। इनएक्टिविटी का मतलब आप जानते हैं, समथिंग दैट इज नॉट एक्टिव, है ना, नाउन है इनएक्टिविटी। इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, उदासीनता इन द सेंस कि किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, है ना, वेरी न्यूट्रल। और प्रोपेंसिटी इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रोपेंसिटी का भी मतलब होता है किसी चीज के प्रति प्रवृत्ति या फिर झुकाव। तो टेंडेंसी का सिनोनिम प्रोपेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन इसमें हमें क्या करना है? इंप्रूवमेंट का केस देखना है। लिखा हुआ है द ट्रक ड्राइवर पुल ओवर टू साइड ऑफ द रोड। तो पुल ओवर की जगह पे क्या इंप्रूव करके सही ऑप्शन होगा? ऑप्शंस आर पुल्स अंडर, पुल्ड ओवर, पुलिंग ओवर या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पुल्ड ओवर। देखो, पुल ओवर का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो जब आपको कहीं सड़क के किनारे गाड़ी लगानी होती है ना, कि आप किसी से बोलते हैं प्लीज सड़क के किनारे गाड़ी लगा लीजिए, तो उसका मतलब होता है कि प्लीज पुल ओवर द कार, है ना। तो पुल ओवर का मतलब ही होता है कि सड़क में किनारे गाड़ी लगाना। तो चूंकि ये जो सेंस बना रहा है ये पास्ट का बना रहा है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। सो द ट्रक ड्राइवर पुल्ड ओवर टू द साइड ऑफ द रोड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, बंदा बहादुर was defeated by Farrukhsiyar and put to death in 1716. The Sikh polity once again became leaderless. अच्छा, ऑप्शंस क्या क्या हैं? 10, however, because, henceforth। तो क्या सही आंसर होगा?
सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 10। क्यों होगा? देखो जो 10 का इस्तेमाल किया जाता है वो वहां पे किया जाता है कि मान लो कोई चीज पहले बोली गई और दूसरा सेंटेंस जो है वो एज अ रिजल्ट उसका हो रहा है, तब वहां पे 10 का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया कि यहाँ पे लिखा हुआ है बंदा बहादुर वॉज डिफीटेड बाई फरुख सियार, तो फरुख सियार ने बंदा बहादुर जी को हराया, जिसके रिजल्ट के तौर पे क्या हुआ कि जो सिख पॉलिटी है वो एक बार फिर से लीडरलेस हो गई। तो जहां पे एज अ रिजल्ट यूज होता है दूसरा सेंटेंस, वहां पे 10 का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ एवर को हिंदी में सिंपल सा बोलते हैं तथापि। जैसे हाउएवर का मतलब सिंपल सा ऐसा मतलब होता है कि कोई बात कही गई हो और दूसरी जो बात कही जा रही है उसी के ऐड, उसी का एक कमेंट किया जा रहा है, पहली ही बात पे दूसरी बात बोली जा रही है, ठीक है, वो रिजल्ट नहीं होती बट पहली ही बात पे एक्सप्लेन करके और थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाती है दूसरे सेंटेंस में, तो वहां पे हाउएवर होता है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं तथापि। बिकॉज का मतलब पता ही है आपको, हेंसफोर्थ का मतलब होता है अब से या अभी से या आगे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में है ऐसा सेंटेंस फाइंड करना है, यानी कि सेंटेंस में ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है। तो सेंटेंस लिखा हुआ है एन इंक्रीजिंगली स्मार्ट नेविगेशन एड्स इन द कॉकपिट ब्रॉट फार ग्रेटर प्रिसीजन एंड एफिशिएंसी टू रूट प्लानिंग। राइट आंसर क्या है आप देख रहे होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एफिशिएंसी की स्पेलिंग गलत है। क्यों? क्योंकि जो एफ लिखा हुआ है डबल एफ, इसके बाद में ई लिखा हुआ है, तो वहां पे ई नहीं होगा, वहां पे होगा आई, तो एफिशिएंसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। सो एंटोनिम बताना है, एंड डेथ एंड bereavement आर हार्डली द ओनली ट्रबल्स दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट ब्रिंग्स टू अ पैलेस्टीनियन चाइल्डहुड। तो देखो bereavement नाउन है, bereavement का सिंपल सा मतलब होता है शोक। फॉर एग्जाम्पल जब किसी का कोई करीबी बिछड़ जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, तो जो शोक होता है, जो विलाप होता है, उसको bereavement बोलते हैं, है ना। तो अब शोक, विलाप या दुख, कष्ट, इन सब का उल्टा क्या होगा? कंफर्ट, डिस्ट्रेस, ट्रिबुलेशन या सॉरो। तो एक एक शब्द का अगर मतलब समझें, तो सॉरो का मतलब दुख होता है, तो दुख तो इसी के जैसे ही सेम हो गया, तो गलत हो गया, ये नहीं होगा। ट्रिबुलेशन क्या होता है? ट्रिबुलेशन का मतलब होता है घोर कष्ट या मुसीबत, तो ये भी नहीं होगा, ये तो इनसे मिलता जुलता है, जबकि हमें उल्टा बताना है। डिस्ट्रेस का भी मतलब होता है संकट या फिर विपत्ति। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कंफर्ट, आराम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 एरर का क्वेश्चन है, एरर फाइंड करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है टेक्नोलॉजीज दैट सर्कमवेंट सेंसरशिप इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। किस पार्ट में मिस्टेक है? बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें एक बहुत सिली सी मिस्टेक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजीज, तो टेक्नोलॉजीज का मतलब ये प्लूरल है। अब अगर प्लूरल है तो वर्ब जो यूज होगी वो भी प्लूरल होगी, ना कि सिंगुलर, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजीज दैट सर्कमवेंट सेंसरशिप इज का इस्तेमाल हुआ है। टेक्नोलॉजी इज प्लूरल है, तो यहाँ पे इस की जगह पे क्या होगा? आर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो जिस भी पार्ट में इज लिखा हुआ है वही पार्ट मिस्टेक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन एरर का क्वेश्चन है। आई लव्ड जो परहैप्स फॉर नो बेस्ट रीजन इन दोज अर्ली डेज देन बिकॉज द डियर फेलो लेट मी लव हिम। किस पार्ट में मिस्टेक है? थोड़ा सा मतलब एबनॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है, मतलब सेंटेंस जनरली ऐसे सेंटेंसेस आदमी कम काउंटर होते हैं लाइफ में या कहीं बुक्स वगैरह में बहुत कम मिलता है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का सेंटेंस है, बट हाँ मैं इसका मतलब बता दे रहा हूँ। तो एक कोई व्यक्ति हैं, एक लेडी हैं जो कह रही हैं कि आई लव जो, आई लव जो परहैप्स नॉट बेस्ट रीजन। यहाँ पे पहली बात तो मैं मिस्टेक बता दे रहा हूँ, क्या मिस्टेक है? मिस्टेक यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बेस्ट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? बेटर होगा। तो पहली बात तो किस पार्ट में मिस्टेक है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आई लव यू परहैप्स फॉर नो बेटर रीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है दो स्टेजेस में, और कंपैरिजन में यूज होता है देन, तो देन लिखा हुआ है तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी, इसलिए बेस्ट की जगह पे बेटर होगा, ठीक है, इतना समझ गए। अब इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि आई लव जो परहैप्स फॉर नो बेटर रीजन इन दोज अर्ली डेज देन बिकॉज द डियर फेलो लेट मी लव हिम, मतलब मैंने जो से प्रेम इसलिए किया, कोई और बेहतर रीजन नहीं था, मेन रीजन ये था क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे प्यार करने दिया, है ना। तो ये एक सेंटेंस का एक मोटा मोटा मतलब है, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें अगेन एरर का क्वेश्चन है, एरर फाइंड करना है। सो सेंटेंस इज शी ट्रेवल्ड टू द कॉन्फ्रेंस अकॉर्डिंगली टू हर मैनेजर्स इंस्ट्रक्शंस
तो अकॉर्डिंगली क्या होता है, एडवर्ब होता है। एडवर्ब किसके लिए यूज किया जाता है, वर्ब के लिए यूज किया जाता है। तो यहीं पे मिस्टेक है, यहाँ पे अकॉर्डिंगली का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे इस्तेमाल होगा अकॉर्डिंग। सो शी ट्रेवल्ड टू द कॉन्फ्रेंस अकॉर्डिंग टू हर मैनेजर्स इंस्ट्रक्शंस। तो अपने मैनेजर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसने ट्रेवल किया कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जहां पे लिखा हुआ है वो मिस्टेक है, एंड दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 ईडियम या फ्रेज का क्वेश्चन है, इसका मतलब बताना है। लिखा हुआ है प्ले योर एस, इसका क्या अर्थ होगा। तो एस का मतलब होता है इक्का। आप जब कार्ड्स देखते हैं, जो ताश के पत्ते होते हैं, तो उसमें जो इक्का होता है उसी को इंग्लिश में एक बोलते हैं, सॉरी एस बोलते हैं। तो प्ले योर एस, अपना इक्का खेलना। तो इस आपने सुना होगा ना कि हुकुम का इक्का। तो आदमी हुकुम का इक्का कब निकालता है, जब उसकी बेस्ट जो उसकी चाल होती है ना, जो उसकी जो बेस्ट ट्रिक होती है, तो वो होता है उसका हुकुम का इक्का, है ना, बेस्ट मूव। तो ऑप्शंस में यूज योर बेस्ट रिसोर्स, टू प्ले केयरफुली, एंड एन एक्टिविटी, या फिर टू सेल अ प्रॉपर्टी। सिंपल से मैंने आपको अर्थ बता ही दिया। सो यूज योर बेस्ट रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ऐसा सेंटेंस फाइंड करो जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर ना हो। तो सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। बट ही ऑलवेज रिप्लाइड ओनली विद अ सुपीरियर स्माइल व्हेन आस्क्ड बाय रिपोर्टर्स टू पुट द फिलोसॉफी, लिखा हुआ है फिलोसॉफी की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, पहला सेंटेंस होगा नहीं। सेंटेंस नंबर 2 बट ही ऑलवेज रिप्लाइड ओनली विद अ सुपीरियर, सुपीरियर की स्पेलिंग गलत है, ये भी नहीं होगा। फिर बट ही ऑलवेज रिप्लाइड ओनली विद अ सुपीरियर स्माइल when asked by reporters to put the philosophy and the triple ethic into words, and this is the right answer. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 प्लीज गिव मी वन मोर टू प्रूव माई इनसेंस, मेरी इनसेंस प्रूव करने के लिए मुझे एक और क्या दीजिए, मौका दीजिए। तो क्या होगा, बेट होगा, चांस होगा, ओकेजन होगा, ब्लाइंड होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चांस। प्लीज गिव मी वन मोर चांस टू प्रूव माई इनसेंस। क्वेश्चन नंबर 14 तो कह रहा है ये जो हाईलाइटेड शब्द है ना, इसका सब्सटीट्यूट क्या हो सकता है ना। तो बेसिकली लिखा हुआ है चूज द इडियम फ्रेज दैट कैन सब्सटीट्यूट द हाइलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुली। तो ये पूरा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसकी जगह पे कौन सा इडियम यूज किया जा सकता है ऑप्शंस में से, वो हमें बताना है। सो ऑप्शंस आर, पहले सेंटेंस देखते हैं, स्टॉप प्रीचिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज टफर टू डू समथिंग इन रियलिटी देन टू से और थिंक। तो सेंटेंस का मतलब हुआ कि ज्ञान देना बंद करो, तुम्हें ये समझना चाहिए कि किसी चीज को करना बहुत आसान होता है असल में, बजाय इसके कि बस सोच रहे हो और कह रहे हो। कहने में और करने में अंतर होता है, कहना आसान होता है बट करना कठिन होता है। अब इसके लिए एक इडियम का कौन सा यूज हो सकता है, तो इजियर सेड देन डन, या फिर बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मेक नो बोन्स अबाउट, या फिर च्यू द कड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इजियर सेड देन डन, है ना, कहना आसान है बट करना कठिन। अच्छा बाकी के जो यहाँ पे इडियम्स लिखे हुए हैं उनका मतलब बता देता हूँ। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, तो सिंपल सा है, ब्लू क्या होता है, ब्लू स्काई, आसमान, और बोल्ट क्या होती है, थंडर बोल्ट, बिजली। तो बिजली आसमान से कैसे गिरती है, अचानक से गिरती है ना, कोई समय तो डिसाइड होता नहीं है, अचानक से आती है, सरप्राइज, इट्स अ सडन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब ही होता है एन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, ठीक। मेक नो बोन्स अबाउट, मेक नो बोन्स अबाउट का सिंपल सा मतलब इतना याद रख लो कि बिना किसी हेजिटेशन के कोई भी बात कह देना या करना, है ना, चाहे वो कितनी ही ऑकवर्ड ही क्यों ना हो, बस कह देना, ठीक है। तो दैट इज मेक नो बोन्स अबाउट। च्यू द कड क्या होता है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है चारा चबाना, है ना, जिसको शुद्ध हिंदी में पागुर करना या फिर जुगाली करना कहता है। तो आपने गाय देखा होगा, जब गाय चारा खा करके बैठती है तो हल्की सी आंखें बंद करके वो जुगाली करती रहती है, चारा जो है वो चबाती रहती है। तो देख के ऐसा लगता है ना कि शी इज थिंकिंग अबाउट समथिंग, है ना, बहुत डीप थिंकिंग में है, आराम से बैठ के बस जुगाली की जा रही है। तो सिंपल सा मतलब होता है, च्यू द कड का मतलब होता ही है कि बहुत डीपली और स्लोली केयरफुली किसी चीज के बारे में सोचना। ये इडियम है, एज इट इज नहीं यूज किया जाता, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 इंप्रूवमेंट का केस है। कह रहा है द फ्लावर्स हैव अ वेरी स्ट्रांगली सेंट। अगेन मैंने बताया स्ट्रांगली क्या है, एडवर्ब है, लास्ट में एल वाई लगा होता है, तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। तो द फ्लावर्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट, है ना, स्ट्रांगली सेंट नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग सेंट होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी,
द फ्लावर्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 to 20 पैराग्राफ के क्वेश्चन है। सो लेट स्टार्ट। लिखा हुआ है वेलकमिंग द इटालियन प्राइम मिनिस्टर ऑन हर फर्स्ट टू इंडिया। तो फर्स्ट क्या, अगर यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखोगे तो लिखा हुआ है विजिट, रीच, कॉलिंग या फिर लॉन्चिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई एक नेता, एक देश का लीडर दूसरे देश में जाता है तो क्या विजिट पे जाते हैं ना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विजिट। सो welcoming the Italian Prime Minister on her first visit to India, the President said that she was happy to see a young and confident woman. इटली, तो वो किसके बारे में बात कर रही हैं? इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में बात कर रही हैं। एंड शी इज व्हाट, शी इज यंग एंड कॉन्फिडेंट वुमन, जो कि क्या कर रही हैं? इटली को क्या कर रही हैं? इटली को लीड कर रही हैं, एग्जीक्यूट कर रही हैं, प्रोक्योर कर रही हैं, फिर एक्सपैंड कर रही हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑब्वियसली लीडिंग, है ना। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा कि द प्रेसिडेंट सेड दैट शी वाज हैप्पी टू सी अ यंग एंड कॉन्फिडेंट वुमन लीडिंग इटली। ठीक, नेक्स्ट है शी नोटेड दैट मिस मेलोनी इज नॉट ओनली द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली बट ऑल्सो द। तो उन्होंने कहा, उन्होंने शी नोटेड दैट मिस मेलोनी जो है वो ना कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि कौन सी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ हर कंट्री। तो कैसी, तो अगर एवर का यूज किया जाता है तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज यूज की जाती है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। तो क्या यंगर, यंगेस्ट या फिर यूथफुल या फिर यंग? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यंगेस्ट, है ना, यंगेस्ट एवर। सो यहाँ पे होगा मिस मेलोनी इज नॉट ओनली द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली बट ऑल्सो द यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ हर कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस है द प्रेसिडेंट सेड दैट इंडिया एंड इटली एंजॉय एक्सीलेंट फ्रेंडली रिलेशंस एज modern and mature democracies, India and Italy are committed to achieving economic growth based on, सिंपल सी बात है, बेस्ड के बाद में ज़्यादातर जो प्रिपोजिशन का यूज होता है वो क्या होता है? बेस्ड ऑन होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, है ना, क्योंकि सही सेंस जो है वो यही डेवलप कर रहा है, बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। शी एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस दैट दिस विजिट वुड री एनर्जाइज इंडिया इटली रिलेशंस। तो ये जो कॉन्फ्रेंस होगी वो इंडिया और इटली के कैसे रिलेशंस को बूस्ट करेगा? तो राइट आंसर इज बाइलेटरल रिलेशंस। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बाइलेटरल रिलेशंस को बूस्ट करेगा। सो दीज आर इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो कि 21 फरवरी 2024 को पहली शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए थे एसएससी जीडी के। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है अगेन, आपके जो सुझाव हो, सलाह हो और जो आपका स्कोर हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प होगी और साथ में हमारी भी हेल्प होगी। तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।